आज की दुनिया मतलब डेटा की दुनिया। हर तरफ डेटा ही डेटा है। और हम सब जानते हैं कि कंपनियों के पास कस्टमर्स का, सेल्स का, ऑपरेशंस का मतलब इतना डेटा होता है कि पूछिए मत। लेकिन सवाल यह है कि वो इस विशाल डेटा के ढेर से अपने काम की चीजें आखिर निकालते कैसे हैं। खासकर तब जब डेटा इतना ज्यादा हो कि आपकी भरोसेमंद एक्सेल शीट या कोई छोटा मोटा डेटाबेस खोलने में ही दम तोड़ दे। हम सब ने देखा है वो घूमता हुआ कर्सर, है ना। तो आज हम इसी पहेली की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत अच्छे स्रोत हैं, गूगल के अपने ऑफिशियल डेमो वीडियो, मार्केटर्स के लिए बनाए गए कुछ ट्यूटोरियल और कुछ काफी गहरे तकनीकी दस्तावेज भी। और इन सब के बीच में एक ही नाम बार बार आता है, गूगल बिग क्वेरी। और हमारा मिशन आज बिल्कुल साफ है। हमें ये समझना है कि बिग क्वेरी असल में है क्या, ये एक पारंपरिक डेटाबेस से इतना अलग क्यों है, और इसके पर्दे के पीछे वो कौन सी जादुई तकनीक है जो इसे पेटाबाइट स्केल डेटा को भी सेकंडों में प्रोसेस करने की ताकत देती है। तो चलिए इस दिलचस्प टेक्नोलॉजी के इंजन को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। तो सबसे आसान सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई कहता है गूगल बिग क्वेरी, तो हमारे स्रोतों के हिसाब से सबसे सरल परिभाषा क्या है? देखिए, सबसे सरल शब्दों में ये गूगल क्लाउड का एक एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस है। डेटा वेयरहाउस, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। इसका क्या मतलब है? इसे एक बहुत बड़े सुपर ऑर्गेनाइज्ड गोदाम की तरह समझ सकते हैं। मतलब आपका सारा जरूरी, साफ सुथरा और काम का डेटा एक ही जगह पर सुरक्षित रखा है, ताकि जब भी जरूरत पड़े आप उससे सवाल पूछ सकें। लेकिन बिग क्वेरी की असली कहानी डेटा वेयरहाउस होने में नहीं है। तो फिर किस में? इसकी असली कहानी है इसके सर्वरलेस होने में। सर्वरलेस, ये एक और शब्द है जो आजकल बहुत सुनने में आता है। क्या इसका मतलब है कि कोई सर्वर ही नहीं है? नहीं, सर्वर तो हैं, असल में हजारों हैं। सर्वरलेस का मतलब है कि आपको उन सर्वरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि कितना स्टोरेज खरीदना है, कितनी रैम लगेगी, कुल ये सब सिरदर्द गूगल का है। अच्छा, तो ये ऐसा है कि आपको सिर्फ खाना पकाने पर ध्यान देना है? किचन कौन साफ करेगा, बर्तन कौन धोएगा या राशन कहाँ से आएगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल सही एनालॉजी है। आप बस अपनी रेसिपी यानी अपनी एसक्यूएल क्वेरी पर फोकस करते हैं। स्केलिंग, सिक्योरिटी, मैनेजमेंट सब कुछ पर्दे के पीछे अपने आप होता है। इससे कंपनियों का बहुत सारा ऑपरेशनल काम और पैसा बच जाता है। इसे और सरल बनाने के लिए एक स्रोत में स्प्रेडशीट से इसकी तुलना की गई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। स्प्रेडशीट कुछ हजार लाइनों के डेटा के लिए ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसमें 50,000 या 1 लाख रिकॉर्ड डालते हैं वो धीमी हो जाती है, हैंग होने लगती है। हाँ बिल्कुल। बिग क्वेरी को ठीक इसी समस्या के लिए बनाया गया है। ये पेटाबाइट स्केल डेटा को भी ऐसे हैंडल करता है जैसे वो कुछ 100 लाइनों की फाइल हो। ठीक है, तो ये एक विशाल सर्वरलेस डेटा वेयरहाउस है जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन से मुक्त करता है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये इतना तेज कैसे है? मतलब सेकंडों में अरबों रिकॉर्ड्स को स्कैन करना कोई मजाक तो नहीं है। यहीं पर इसका आर्किटेक्चरल जीनियस सामने आता है। इसका सबसे बड़ा राज है स्टोरेज और कंप्यूट का पूरी तरह से अलग होना। अलग होना? हाँ, जिसे डीकपलिंग कहते हैं। डीकपलिंग? इसे थोड़ा और आसान करते हैं। जरूर। सोचिए, पारंपरिक डेटाबेस एक ऐसे शेफ की तरह है जिसे अपनी ही एक छोटी सी किचन में काम करना पड़ता है। किचन में ही फ्रिज यानी स्टोरेज है और वहीं पर स्टोव यानी कंप्यूट है। अगर ज्यादा मेहमान आ जाएं तो उसे पूरी की पूरी किचन ही बड़ी करनी पड़ती है, जो बहुत महंगा और मुश्किल काम है। बिल्कुल, सब कुछ एक ही डिब्बे में बंद है। गूगल ने इस समस्या को बिल्कुल अलग ढंग से सुलझाया। उन्होंने किचन मतलब कंप्यूट को गोदाम मतलब स्टोरेज से पूरी तरह अलग कर दिया। अच्छा। अब अगर 100 मेहमानों के लिए खाना बनाना है तो वे एक साथ 100 शेफ बुला सकते हैं जो एक ही विशाल गोदाम से सामान ले रहे हैं। यही डीकपलिंग का जादू है। वाह। तो इसके जो मुख्य घटक हैं, कोलोसिस, ड्रेमिल और जुपिटर, वो इसी मॉडल में फिट होते हैं। एकदम। कोलोसस को आप गूगल का वो अनंत ग्लोबल गोदाम या हार्ड ड्राइव समझ सकते हैं। ड्रेमिल वो हजारों शेफ या वर्कर्स की सुपर फास्ट प्रोसेसिंग आर्मी है जो आपके सवालों के जवाब देती है। और जुपिटर? और जुपिटर एक प्राइवेट सुपर हाईवे की तरह है जो इस गोदाम और किचन को आपस में जोड़ता है। एक ऐसा हाईवे जिस पर कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता। तो जब मैं कोई सवाल पूछता हूँ या क्वेरी चलाता हूँ तो ये एक कंप्यूटर पर नहीं चलता? नहीं, ड्रेमिल उस सवाल को हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन हजारों वर्कर्स को एक साथ काम पर लगा देता है। समझ गया।
इसी को मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। आपने पकड़ लिया। लेकिन रुकिए, स्पीड का एक और गुप्त हथियार है और स्रोतों के अनुसार शायद यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। वो क्या है? कॉलमनर स्टोरेज। ओके, ये दिलचस्प लग रहा है। पारंपरिक डेटाबेस रो ओरिएंटेड होते हैं, है ना? हाँ, पारंपरिक डेटाबेस रिकॉर्ड को एक पूरी पंक्ति यानी रो की तरह सहेजता है। मतलब अगर मेरा रिकॉर्ड है शर्ट नीला साइज L, तो वो सब एक साथ एक ही जगह पर होगा? सही पकड़ा। लेकिन कॉलमनर स्टोरेज में ऐसा नहीं होता। वहाँ सारे प्रोडक्ट जैसे शर्ट, पैंट, जूते एक साथ एक फाइल में होंगे। और सारे रंग नीला, लाल, हरा एक साथ दूसरी फाइल में? बिल्कुल। और सारे साइज एक साथ तीसरी फाइल में। सब कुछ कॉलम के हिसाब से स्टोर होता है। अच्छा, लेकिन इसका फायदा क्या है? ये तो और जटिल लग रहा है। अब इसका फायदा सोचिए। अगर आपको ये जानना है कि हमारे पास कुल कितनी नीली चीजें हैं, तो बिग क्वेरी को सिर्फ रंग वाली फाइल को खोलकर देखना होगा। उसे प्रोडक्ट और साइज वाली फाइलों को छूने की भी जरूरत नहीं है। अरे वाह! जबकि रो ओरिएंटेड डेटाबेस को हर एक रिकॉर्ड की पूरी पंक्ति को पढ़ना पड़ता, भले ही उसे सिर्फ रंग की जानकारी चाहिए हो। मतलब ये सिर्फ वही डेटा स्कैन करता है जिसकी असल में जरूरत है। ये तो बहुत ही स्मार्ट है। और इसी वजह से ये इतना तेज है। और सस्ता भी। हाँ, तेज भी है और सस्ता भी। स्रोतों के मुताबिक यही वजह है कि ये पारंपरिक डेटाबेस से 10 से 100 गुना तक तेज हो सकता है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। पैसों पर? वो कैसे? ये तो मुझे जानना है। बिग क्वेरी में आपको जो डेटा रिजल्ट्स में मिलता है उसके लिए पैसे नहीं देने होते। अच्छा। तो फिर किसके लिए? पैसे देने होते हैं उस डेटा के लिए जो सिस्टम ने आपकी क्वेरी चलाने के लिए स्कैन किया है। मतलब? बूडीज एक डेमो में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया। अगर आपके पास लाखों रिकॉर्ड वाली टेबल है और आप सिलेक्ट यानी मुझे सब कुछ दिखाओ वाली क्वेरी चलाते हैं, जो हम अक्सर आलस में कर देते हैं। हाँ, तो बिग क्वेरी पूरी की पूरी टेबल को स्कैन करेगा, भले ही आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड देखना हो, और आपको पूरी टेबल को स्कैन करने का बिल आएगा। रुकिए, क्या कह रही हैं? मतलब अगर मैं आलस में सिलेक्ट लिख दूं तो मेरा बिल बढ़ सकता है? बिल्कुल। लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं और सिर्फ सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं, तो बिग क्वेरी सिर्फ एक कॉलम को स्कैन करेगा, जो बहुत कम डेटा होगा। और आपका बिल भी बहुत कम आएगा। ये आदत डेवलपर्स को बेहतर और किफ़ायती कोड लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये तो गेम चेंजर है, क्योंकि अक्सर ज्यादा स्पीड का मतलब ज्यादा खर्च होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। अगर आप स्मार्ट तरीके से सवाल पूछें तो आपको स्पीड भी मिलती है और पैसे भी बचते हैं। कमाल है। ठीक है, तो इसकी आर्किटेक्चर तो लाजवाब है, लेकिन एक आम डेवलपर या डेटा एनालिस्ट के लिए इसका इस्तेमाल करना कितना आसान या मुश्किल है? यही तो इसकी खूबसूरती है। एक बार आपका डेटा बिग क्वेरी में आ जाए तो आप उससे बातचीत करने के लिए स्टैंडर्ड एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। वही भाषा जो दशकों से डेटाबेस में इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल। अगर किसी को पहले से एसक्यूएल आता है तो वो पहले दिन से ही बिग क्वेरी इस्तेमाल कर सकता है, और डेटा इसमें डालना भी आसान है। आप CSV फाइल की तरह बैच में डेटा अपलोड कर सकते हैं, या फिर रियल टाइम इनसाइट्स के लिए डेटा को सीधे स्ट्रीम भी कर सकते हैं। चलिए अब इसके रियल वर्ल्ड इस्तेमाल की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, पर कंपनियां असल में इससे कर क्या रही हैं? बिल्कुल। रिटेल का उदाहरण लेते हैं। एक स्रोत में बताया गया कि एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी ये जानना चाहती थी कि उनकी वेबसाइट पर कौन से प्रमोशनल बैनर पर क्लिक करने के बाद लोग असल में खरीदारी करते हैं। और उनके पास हर रोज करोड़ों क्लिक्स और यूजर एक्टिविटी का डेटा आता होगा। हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक सिस्टम में तो इस रिपोर्ट को बनाने में शायद पूरा दिन लग जाता था। रिपोर्ट अगले दिन सुबह मिलती थी, तब तक तो मौका हाथ से निकल चुका होता था। सही कहा। बिग क्वेरी के साथ वे ये सारा डेटा रियल टाइम में स्ट्रीम करते हैं। अब उनके मार्केटिंग मैनेजर कुछ ही मिनटों में देख सकते हैं कि सुबह 10 बजे वाला बैनर शाम की सेल से ज्यादा फायदेमंद था या नहीं। मतलब वो तुरंत फैसला ले सकते हैं, इन्वेंट्री एडजस्ट कर सकते हैं और मार्केटिंग कैंपेन को लाइव बदल सकते हैं। एग्जैक्टली। कल क्या हुआ था से बदलकर अभी क्या हो रहा है पर फोकस आ गया। ये तो बिजनेस करने का तरीका ही बदल देता है। और मार्केटिंग में भी इसका कुछ ऐसा ही इस्तेमाल होता होगा? हाँ, मार्केटिंग में इसका सबसे बड़ा उपयोग है कस्टमर का 360 डिग्री व्यू बनाना। अच्छा, वो कैसे काम करता है? सोचिए, एक यूजर ने फेसबुक पर आपका विज्ञापन देखा, फिर गूगल पर सर्च करके आपकी वेबसाइट पर आया, कुछ प्रोडक्ट्स देखे और बिना खरीदे चला गया। बिल्कुल। फिर 2 दिन बाद उसे एक ईमेल मिला जिस पर क्लिक करके उसने खरीदारी पूरी की। ये सारी जानकारी अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई है। फेसबुक एड्स, गूगल एनालिटिक्स। और इन सबको एक साथ जोड़ना एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है।
सही पकड़ा। बिग क्वेरी इन सभी स्रोतों से डेटा को एक जगह पर लाने की सुविधा देता है। तब जाकर कंपनियां ग्राहक के पूरे सफर को समझ पाती हैं और ये जान पाती हैं कि कौन सा मार्केटिंग चैनल असल में काम कर रहा है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बिग क्वेरी अकेला काम नहीं करता, ये गूगल के पूरे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। सही कहा। आप लुकर स्टूडियो जैसे टूल से सीधे बिग क्वेरी के डेटा को खूबसूरत डैशबोर्ड्स और चार्ट्स में बदल सकते हैं। और जो चीज़ इसे और भी शक्तिशाली बनाती है वो है बिग क्वेरी ML। हाँ, आप सीधे SQL क्वेरी से ही मशीन लर्निंग मॉडल बना और ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई जटिल प्लेटफॉर्म सीखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बिग क्वेरी सिर्फ एक बेहतर डेटाबेस नहीं है, ये डेटा के साथ काम करने का एक नया तरीका है। ये एक सर्वरलेस पेटाबाइट स्केल डेटा वेयरहाउस है जिसकी असली ताकत स्टोरेज मतलब कोलोसिस और कंप्यूट मतलब ड्रेमिल को अलग करने की जीनियस आइडिया में है। और इसका गुप्त हथियार है कॉलमनार स्टोरेज। हाँ, जो क्वेरी को अविश्वसनीय रूप से तेज और किफायती बनाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये संगठनों को इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता किए बिना सिर्फ जानकारी और इनसाइट्स निकालने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। आप केवल उतना ही भुगतान करते हैं जितना आप इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। छोटे स्टार्टअप से लेकर स्पॉटिफाई और ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियां तक सभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डेटा एनालिटिक्स को एक तरह से डेमोक्रेटाइज कर रहा है। मतलब हर किसी की पहुंच में ला रहा है। जी हाँ। स्रोतों में बिग क्वेरी ML का जिक्र था और उस एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। ये एक डेटा एनालिस्ट और एक डेटा साइंटिस्ट के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा है। तो यहां सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाता हूं। जरा सोचिए, किसी व्यवसाय के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है अगर कोई भी व्यक्ति जिसे SQL की अच्छी समझ है वो अपने डेटा पर मशीन लर्निंग के जरिए भविष्यवाणियां करना शुरू कर दे, वो भी बिना किसी डेटा साइंस टीम या किसी अलग जटिल प्लेटफॉर्म की मदद के। क्या इससे कंपनियों में इनोवेशन की रफ्तार कई गुना नहीं बढ़ जाएगी?